सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी उत्तर प्रदेश में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 3500 वैकेंसी आने वाली है। बिहार में भी 4500 वैकेंसी निकल गई। इसके अलावा राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई हैं, पंजाब में निकली हुई हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको इन एग्ज़ाम के हिसाब से। साथ ही आप यूजीसी नेट करना चाहते हैं, स्टेट के अंदर सेलेक्ट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, पीएचडी में आप इंटरेस्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस सेम है। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेलेक्ट और पीएचडी एग्ज़ाम का सिलेबस एक है। और इस क्या जो सीरियल का यह वीडियो नंबर 20 है। इससे पहले मैं 19 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। और लगभग आपको इस तरह की 100 वीडियो मिल जाएंगी जिसमें 2000 क्वेश्चन होंगे और आपके इन सभी एग्ज़ामों में पास कराने में ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। चलो दोस्तों, समय ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है शिक्षण की उत्तर क्रियावस्था, यानी जिसको पोस्ट टीचिंग स्टेज का संबंध है, किससे है ये पूछा गया है। ये है शिक्षण द्वारा व्यावसायिक परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा करना। बी है मूल्यांकन की उपयुक्त परिविधियों का चयन करना। सी है प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीति में परिवर्तन करना। डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, शिक्षण की जो उत्तर क्रिया अवस्था होती है, जिसको पोस्ट टीचिंग स्टेज बोला जाता है, यह सभी क्रियाएं उसमें शामिल होती हैं। प्रश्न नंबर 2 है क्रॉनवेक के अनुसार अर्थापन इंटरप्रिटेशन से अभिप्राय है, यानी कि इंटरप्रिटेशन या अर्थापन क्या है। छात्रों के अधिगम लक्ष्य। बी है छात्रों का मूल्यांकन। सी है छात्रों के पूर्व अनुभव। डी है छात्रों का अनुशासन। तो इसका ए राइट आंसर है, यानी छात्रों के अधिगम लक्ष्य, यानी कि छात्रों के क्या अधिगम मतलब लर्निंग या किसी को सीखने का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 3 है शिक्षण क्रियाओं का महत्व है। शिक्षकों की दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा में रहकर तथा उसके पश्चात क्या करना चाहिए। दूसरा है बी सीखने सिखाने की क्रिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। सी है स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक के शिक्षण को प्रभावी बनाती है। और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें उपयुक्त सभी राइट आंसर है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है अनुदेशन एवं शिक्षण में पारस्परिक एक समानता है। दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं। बी दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित होते हैं। सी दोनों ही पृष्ठ पोषण पुनर्वलन पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर सही है, यानी कि अनुदेशन एवं शिक्षण में जो पारस्परिक एक समानता है, वह दोनों में ही पृष्ठ पोषण पुनर्वलन पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से सही विकल्प है। शिक्षण में अनुदेशन निहित है, शिक्षण में अधिगम निहित है, शिक्षण में मूल्यांकन निहित है, शिक्षण में स्वर्गीय विकास निहित है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यूजीसी नेट, सेलेक्ट, पीएचडी, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपको लगेगा पढ़ने से सभी ऑप्शन राइट हैं, लेकिन आपको इन एग्जामों में सभी क्वेश्चन राइट होने के बाद भी आपको सबसे बेस्ट राइट जो है वो होता है, अगर देखा जाए शिक्षण में अनुदेशन भी है, निहित है। ऐसा नहीं कि शिक्षण में अनुदेशन नहीं होता, शिक्षण में अधिगम तो है ही, लेकिन शिक्षण में मूल्यांकन नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मूल्यांकन की है, तो इसका सी ऑप्शन होगा, शिक्षण में मूल्यांकन निहित है। प्रश्न नंबर 6 है शिक्षण चरों के कार्य क्या। शिक्षण में कुछ चर होते हैं, उनके कार्य क्या है। निदानात्मक, निदान करना, बिल्कुल शिक्षण के चरों में जो एक चरों का काम किसी भी समस्या को सोल्व करना, या किसी को भी जो जानकारी नहीं है उसको जानकारी देके उस समस्या का निदान करना, बिल्कुल है। सी में दिया है मूल्यांकन करना, तो ऊपर बताएं शिक्षण का मेन मकसद मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के ही द्वारा किसी छात्र की कितने नंबर आए, छात्र ने कितना लर्निंग किया, अधिगम किया, वो उससे ही पता चलता है। बिना मूल्यांकन के किसी का आप एक स्टेज या ग्रेडिंग या परसेंटेज नहीं दे सकते हैं। बी है उपचारात्मक, यानी उपचार करना। तो ये सभी, तो इसके जो है शिक्षण चरों के ये सभी कार्य आते हैं, तो डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 है उपयुक्त प्रश्नों में निदात्मक कार्य का संबंध है।
शिक्षण समस्या का विश्लेषण करना, बिल्कुल जो निदानात्मक कार्य होते हैं उनका काम होता है शिक्षण समस्या का विश्लेषण करना। छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, कोई भी छात्र जब नए पुराने स्कूल को छोड़ के नए स्कूल में आता है या अपना अपग्रेड करता है तो वहाँ पर एक उसका पहले क्लास में पूर्व टेस्ट होता है, जो यानी कि छात्र के ज्ञान का निर्धारण करते हैं कि छात्र का एकेडमिक ज्ञान क्या है, सामाजिक ज्ञान क्या है, उसका अधिगम स्टैंडर्ड क्या है, या उसके एजुकेशन का क्या आधार था, क्या हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था, उसमें कितने। तो यह भी इसका निदानात्मक कार्य का संबंध है या काम है। कार्य विश्लेषण एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना, तो यह भी इसमें किया जाता है उपयुक्त सभी, तो सभी इसमें डी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है उपचारात्मक कार्य है, यानी कि जो हम शिक्षण में उपचारात्मक कार्य करते हैं उसमें क्या क्या है। शिक्षण कौशल, नीति एवं युक्ति का चयन। तो उपचारात्मक कार्य में यानी कि कोई एजुकेशन कराते हुए कोई समस्या आ रही है या कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे शिक्षण प्रभावित हो रहा है, तो उस समय उपचारात्मक यानी कि उनका उपचार किया जाता है। तो जिसमें सबसे पहले हम शिक्षण कौशल देखा जाता है कि जो टीचर है उसमें क्या क्या शिक्षण कौशल हैं या टीचर के अंदर अभी क्या कौशल या प्रोफेशनल बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे मान लिया किसी को लेक्चर का कौशल नहीं है, किसी को आज की डेट में जो डिजिटल कार्य चल रहा है तो डिजिटल युक्तियों का यूज करना नहीं आता या डिजिटल चीज़ों में इतना परफेक्ट नहीं है, तो उस कौशल को बढ़ाना पड़ेगा। नीतियाँ, कुछ युक्तियाँ होती हैं जो जैसे मान लिया टीचिंग में कुछ विधियाँ होती हैं, शिक्षण विधि, जैसे मान लिया व्याख्यान विधि हो गई, डेमोन्स्ट्रेशन विधि हो गई इत्यादि। तो इसी तरह कुछ युक्तियाँ भी होती हैं, तो युक्तियों का चयन भी इसमें आता है। दूसरा है पृष्ठ पोषण की परविधियों की व्याख्या करना। परविधियाँ मतलब विधियों की, हर लेक्चर के अनुसार, हर टीचिंग के अनुसार छात्र का ये देखा जाता है कि उस फिर किस विधि के अनुसार पढ़ाने से सबसे अच्छा होगा। निदान के अनुसार उपचार, या निदान के ये सभी तो उपयुक्त सभी, तो इसका भी उपयुक्त सभी होगा। उपचारात्मक कार्य में ये सभी आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है अनुभव द्वारा व्यवहार को परिवर्तन लाना है, लाना ही अधिगम है, यह कथन है। यानी किस एक शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो गेटर्स महोदय के द्वारा कहा गया है, या गिलफर्ट्स महोदय के द्वारा कहा गया है, या हंटर के द्वारा कहा गया है, या गेरेट्स का। तो इसमें ए उत्तर सही है। गेटर्स एक शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने कहा है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही एक अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। प्रश्न नंबर 10 होरिस्टिक विधि के जन्मदाता, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितनी भी विधियां हैं उसमें एक क्वेश्चन लगभग आता है, लेकिन होरिस्टिक विधि इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस प्रकार रिसर्च में एक्शन रिसर्च से, इसी प्रकार विधियों में इससे। तो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग है, बी है प्रोफेसर D.S. कोठारी है, सी है प्रोफेसर J.A. स्टीवेंस है, और डी है प्रोफेसर लियोपोल्ड थाईडाइक है। तो इसका ए है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग होरिस्टिक विधि के जन्मदाता है। प्रश्न नंबर 11 है आर्मस्ट्रांग का मौलिक विचार क्या था, यानी कि जो होरिस्टिक विधि के जन्मदाता है उनके विचार के बारे में पूछा गया है। मौलिक अनुसंधान और खोज ही विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है, यह इनका विचार था। या मौलिक अनुसंधान में छात्रों की भागीदारी अनिवार्य है। सी मौलिक अनुसंधान पारस्परिक अनुसंधानों की तर्ज पर किए जाने चाहिए, या किसी राष्ट्र का भविष्य उसके मौलिक अनुसंधान में सुरक्षित है। तो आर्मस्ट्रांग जो थे प्रोफेसर H.E. जो बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, उनका विचार था मौलिक अनुसंधान और खोज ही विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 12 है होरिस्टिक की उत्पत्ति हुई, कहने मतलब जो एक जिसको हिंदी है खोज करना या खोजी बनना, खोज करना। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किस शब्द से हुई है, ग्रीस शब्द के होरिस्को से हुई है, या बी है लेटिस शब्द होरिरी से हुई है, या सी है अंग्रेजी शब्द हरूरस से हुई है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए है ग्रीस शब्द है होरिस्को, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है होरिस्टिक की। प्रश्न नंबर 13 है आप एक ठीक बच्चे के व्यवहार को संशोधित करने के लिए क्या करेंगे। यानी कि आप जब क्लास ले रहे होते हैं या जब क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे आपको बड़े इंटेलिजेंस ब्रिलियंट्स मिलेंगे, बुद्धिमान मिलेंगे, बड़े ही सामाजिक मिलेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ठीक बोले जाते हैं, यानी ना तो पढ़ते हैं ना उनको समझ में आता है, लेकिन फिर भी टीचर का एक मेन मकसद होता है सभी बच्चों को पढ़ाना,
और जो बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं या क्लास में बाधा डालते हैं, तो उनके लिए भी उनको इस तरह सुधारा जाए या उनके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाया जाए कि वो आगे पढ़ाई करें, अपने जीवन में सफल हों। तो ऐसे ठेठ बच्चों के लिए व्यवहार में संशोधन के लिए आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे। तो यह एक टीचर होने के नाते सही नहीं है। आप उपेक्षा, आपका टीचर है तो आपको उसको भी सही लाइन पे लाना है। उसकी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो स्कूल के अंदर आप कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, चाहे वो टॉयस मांग रहा हो, चाहे आप खाना मांग रहे हो, तो ये भी आपके हिसाब से नहीं है। सी है, उसे कठोर शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठेठ बच्चे को कठोर शब्दों में प्रयास करेंगे तो वह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्रयास ऐसा कई ठेठ बच्चे होते हैं उनको कोई असर नहीं होता। सामान्य स्थिति में उसे प्यार से समझाएंगे ताकि आगे ऐसा व्यवहार प्रदर्शन ना करे। सबसे बेस्ट एक टीचर के लिए यह है, ठेठ बच्चे के लिए, उससे सामान्य स्थिति में जाएं, प्यार से उसको समझाएं, उसकी समस्या को सुने, उसके कारण को समझें कि इसके कारण क्या है, उसका क्या सामाजिक विकास नहीं हो पाया है या ऐसी सोसाइटी से आ रहा है जहाँ पर, तो उसको समझाएं, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं और उसको व्यवहार में प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसका डी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, बालकों में स्वस्थ अध्ययन आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे? यानी बच्चों के अंदर आप अध्ययन की एक आदत डालना चाहते हैं, स्वस्थ अध्ययन। यानी कि अध्ययन भी कई तरह का है, जो उसको एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि बच्चे किस तरह का अध्ययन करते हैं और कौन से बच्चे किस अध्ययन को करके ज़्यादा विकसित होते हैं या ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों में जो स्वस्थ अध्ययन यानी एक अच्छा अध्ययन या गुड अध्ययन के लिए आप क्या करेंगे? आप बालक को नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कहानी सुनाएंगे। बी, आप बालकों के साथ साथ स्वयं अध्ययन में व्यस्त रहेंगे। सी, आप उन्हें संयमबद्ध ढंग से पढ़ाने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे। डी, आपको इतनी फुर्सत नहीं कि आप अपने उनसे सर खाएं, एक ट्यूटर की व्यवस्था करेंगे। तो सबसे बेस्ट है टीचिंग के अंदर आज की डेट में जो है ट्यूटर्स, यानी कि जो स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। और यह इस कारण बढ़ा है क्योंकि एजुकेशन को व्यवसाय में बदल दिया है, यानी कि इसको लोग लाभ के लिए करने लगे हैं, जबकि इससे छात्र पर इतना नहीं असर पड़ रहा। सबसे बेस्ट है आप उन्हें संयमबद्ध ढंग से पढ़ाने के लिए बचपन से ही प्रेरित करें। आप उनको स्टेज बाय स्टेज पढ़ाने की वो करें। अगर बच्चे को आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की चीज़ें जो उसने पढ़ रही है आप उनको संयमबद्ध से पढ़ाते हैं या उनको जानकारी रिवाइज कराते हैं, तो आगे उसको वह आराम से पढ़ता जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यह होगा। यह खासकर पेरेंट्स के लिए है, टीचर के लिए भी हो सकता है, लेकिन टीचर बदली होते रहते हैं और पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, यदि एक बालक किसी भी खाने पीने या खेलने की वस्तु को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता को सार्वजनिक स्थानों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे? कई बच्चे ऐसे होते हैं, जब आप मेले में गए, बाजार में गए और वह आप उस बच्चे ने कोई वस्तु देखी है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वह इतना जिद कर लेता है और आप ले नहीं पाते, आपका जो है पॉकेट मनी इतना इजाज़त नहीं देता, लेकिन वह इतना जिद्दी या रोने लगता है, वो आपको श्रम उठाना पड़ता। तो ऐसे के बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? बालक को क्रोधवश कठोर दंड देंगे, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको ही फिर आपकी क्वालिटी या आपके ही नेचर या आपके ही जो करैक्टर्स है उस पर उंगली उठेगी। बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भली बातें बताने की कोशिश करेंगे। सी है, बालक की प्रत्येक इच्छा को पूर्ति करेंगे। तो बालक की प्रत्येक इच्छा को पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है और उससे ज़्यादा उसकी आदत खराब होंगी। डी, आप उसमें व्यवहार परिवर्तन करेंगे, तो ये भी नहीं कर सकते। आप सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, बालक को उस समय संतुष्ट करें किसी भी तरह, या बोले बेटा कल आज पॉकेट में पैसा नहीं है, कल ATM से निकाल, कुछ भी आप इस तरह से उसको संतुष्ट करने की कोशिश करें और बाद में भली बातें बताने की कोशिश करें या समझाने की। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आंसर यह होगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 16, बालक के सामाजिक व्यवहार में निश्चीकरण उत्पन्न होता है 3 वर्ष से पूर्व, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, सी है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, डी है 12 वर्ष के बाद। यानी कि बालक में जो सामाजिक व्यवहार बनता है, यानी बालक समाज में कब सीखता है और समाज में जो चल रहा है उसके अनुसार काम करना किस उम्र में सीखता है, तो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की उम्र में बच्चा ये सब कुछ सीखता है। प्रश्न नंबर 17, बालक में लैंगिक संबंधों का विकास कब होता है? शिशुअवस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी उपयुक्त में से किसी। यानी कि बालक जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ समय तक उसको पता नहीं होता मैं लड़की हूँ
लड़का हूँ या ट्रांसजेंडर कोई भी है, लेकिन एक उम्र ऐसी आती है बच्चे के, जैसे मैंने दूसरी वीडियो में बताया, शिशुअवस्था कब से कब तक है, बाल्यावस्था कब तक है, किशोरावस्था कब तक चलती है, प्रौढ़ावस्था कब है, ये सब तो अभी वीडियो में ज़्यादा बात करते हैं अगर टॉपिक पे तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो बालक के जो लैंगिक संबंधों का विकास होता है वह होता है बाल्यावस्था में, यानी बाल्यावस्था में जाके जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो समझ जाता है कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। प्रश्न नंबर 18 है, समाजीकरण के संदर्भ में व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण है। जो व्यवहारवादी हैं उनका दृष्टिकोण क्या है समाजीकरण के बारे में? पर्यावरणवादी, मूल्य प्रवृत्त्यात्मक है, पलायनवादी है या अनुवंशिक परक है? तो इनका जो है मूल्य प्रवृत्त्यात्मक दृष्टिकोण है। प्रश्न नंबर 19 है, समाजीकरण में बालक द्वारा प्रत्यक्षकृत किया जाता है। समाजीकरण में जो बालक का क्या कहना मतलब प्रत्यक्ष किस प्रकार किया जाता है? समाज को, परिवार को, स्वयं को, विद्यालय को। तो इसमें परिवार को, यानी समाजीकरण में बालक द्वारा जो या बालक को जो प्रत्यक्ष किया जाता है वो परिवार द्वारा ही ज़्यादा किया जाता है। परिवार से ही समाजीकरण ज़्यादा प्रभावित होता है। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में या टाइप करने में वो है, यहाँ पर पूछने का क्वेश्चन ये है, जो बच्चे के अंदर समाजीकरण होता है या प्रत्यक्षकरण समाज का जो होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? समाज से नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं ना समाज से समाज की बातें सीखते, लेकिन जो प्रारंभिक समाजीकरण होता है बच्चे का वो परिवार से ही आता है। प्रश्न नंबर 20 और 20 इस वीडियो का लास्ट है। बालक बालिकाओं के पृथक समाजीकरण का कारण क्या है? उन्हें शारीरिक संगठन में अंतर? तो ऐसा नहीं है कि शारीरिक संगठन के अंतर के कारण बालक बालिका यानी लड़के लड़कियों में पृथक्करण का समाजीकरण होता है। उनकी पृथक भूमिकाएं प्रत्यक्षाएं। सी है सांस्कृतिक प्रतिबद्धता और डी है सामाजिक दुराग्रह। तो उनकी पृथक भूमिकाएं प्रत्याशाएं जो हैं, यानी कि समाज के अंदर लड़के की और लड़की की पृथक भूमिकाएं हैं। लड़की को क्या करना है, लड़के को क्या करना है, बालक बालिका को समाज में जो पृथक्करण या अलगाव होता है वो इस कारण से होता है। तो दोस्तों ये वीडियो में 20 ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसका एक PDF भी बनाया है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन के 100 सेट है, यानी 2000 क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको पढ़ ले तो आपके एग्ज़ाम में, और ज़्यादा इनका प्राइस नहीं है, मैंने जो इंस्टा मोजो पे या फिर जो अमेजन किंडले है उस पर भी इस बुक को उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहाँ पर 30 से 40 रुपये में खरीद सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट इस बुक का PDF लेना चाहते हैं तो 20 रुपये में मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें ज़रूर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ में लगी बेल आइकन भी दबा लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। ये मेरा वेबसाइट है। साथ ही आप इस वीडियो का मैंने जो बताया PDF वो एक ई-बुक बनाया है, नहीं लेना चाहते तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट है www.ldcandnetexam.com। इस पे जाएं, वहाँ पर एक कैटेगरी है जिस पे लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहाँ पर जाएंगे, उसमें सभी सेट आपको मिलेंगे सीरियल नंबर 1 से 100 तक। आप फ्री में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।